नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस प्रश्नों का जो कि एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। तो देर न करते हुए हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। ये सेट 4 का क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग खाली स्थान धन को वैध बनाने की प्रक्रिया है जिसमें इसके खाली स्थान मूल को छुपाया जा सके जिससे यह कानूनी रूप से वैध प्रतीत हो। तो ये खाली स्थान में क्या भराएगा, तो दोनों में अवैध और अवैध ही भराएगा। दोनों में, पहले वाले भी खाली स्थान में अवैध, दूसरे वाले में भी अवैध। ये कैसे होगा, तो पहले जाने कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने की प्रक्रिया है, यानी काले धन को शुद्ध धन के रूप में बनाया जाता है। जैसे ये बनाया कैसे जाता है, जैसे कि आप कोई पैसा ऐसा आपके पास हो जिसका कोई वो उसका सोर्स ऑफ फंड ना हो, कि मतलब ये पैसा आया कहाँ से है। उस पैसे को आप ज़मीन में ख़रीद के या बीमा में लगा के उस पैसे को कानूनी रूप से वो बना दे, आप शुद्ध बना दे, तो वो आपकी ब्लैक मनी जो है वाइट मनी बन जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति है, क्वेश्चन इससे आते हैं कि रमेश नाम का व्यक्ति है, वो अवैध जो है दवाइयों का सेलिंग करता है और अपने दुकान से हुए मुनाफे के रूप में इसको दिखाता है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का उदाहरण है। तो ठीक वैसे ही इसमें अवैध और अवैध दोनों में भराएगा। यानी मनी लॉन्ड्रिंग जो है अवैध धन को वैध बनाने की प्रक्रिया है जिसमें इसके अवैध मूल्य को छुपाया जाता है जिससे ये लास्ट में जाके आपको जो है कानूनी रूप से वैध प्रतीत हो जाए। इसको रोकथाम करने के लिए भी सरकार ने AML नीति बनाई थी, जिसका AML के तहत कोई भी आपका मनी लॉन्ड्रिंग का रोकथाम अधिनियम बनाया गया था जो सन 2002 में लागू हुआ था। इससे अभी आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का रोकथाम वाला अधिनियम कब बना था, तो AML नीति 2002। इसलिए दोनों में इसमें अवैध और अवैध भराएगा। दूसरा क्वेश्चन, IGMS का विस्तारित रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म। IGMS का विस्तारित रूप जो होगा वो है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। I से इंटीग्रेटेड, G से ग्रीवांस, M से मैनेजमेंट और S से सिस्टम। ये जो संस्था है, ये संस्था का दो कार्य है। पहला काम है कि ये आपको शिकायतों की निगरानी करती है, जो आप शिकायत किए रहेंगे उसकी निगरानी करेगी कि ये काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो साथ ही इसका काम है शिकायतों पे निगरानी जो करती है उसका समय कितना लग रहा है, तो शिकायतों पे निगरानी करना, उसका समय पे भी निगरानी करना, दोनों इसका काम है। अगला, निर्दिष्ट व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो निर्दिष्ट व्यक्ति यानी बीमा एजेंट बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो इसमें आपका सही उत्तर होगा 10वीं। ये यहाँ पे आपको गलत टिक लगा, यहाँ पे आपको 10वीं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एजेंसी से त्यागपत्र देने के बाद कितने दिन के अंदर प्रमाण पत्र मिलेगा। मतलब अगर आप एजेंट बने हैं और उसको रिजाइन कर दिए तो कितने दिन के अंदर आपको रिजिग्नेशन का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो 15 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन जो है, बीमा प्रस्ताव के अस्वीकार का कारण क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर है गलत बयानी। यानी जो आप बीमा प्रस्ताव किए हैं और आपने कोई गलत बयान किया है, कोई चीज़ छुपाया है या गलत तरीके से उसको बताया है, अगर कंपनी को जांच में पता चल जाता है तो आपके बीमा को अस्वीकार कर देगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन यूलिप के प्रीमियम का घटक नहीं है। यानी यूलिप का जो है प्रीमियम जो होता है वो डिसाइड जब किया जाता है टोटल प्रीमियम, तो कौन सा शुल्क इसमें नहीं आता है। पहला है फंड मैनेजमेंट शुल्क, ये आता है। दूसरा निवेश शुल्क भी आता है, मर्तता यानी मोर्टलिटी चार्ज भी आते हैं, और अंतिम जो है सामाजिक सुरक्षा प्रभार शुल्क। ये जो चार्ज जो है वो प्रीमियम के तहत नहीं लिया जाता है। अगला है, विश्व की पहली बीमा कंपनी कहाँ बनी थी, तो आपको बताया गया पहले ही कि विश्व की पहली कंपनी जो थी एमिकेबल सोसाइटी, जो 1706 ईस्वी में लंदन के लॉर्ड्स में कॉफ़ी हाउस में बनी थी। तो ये इसका उत्तर होगा लंदन के लॉर्ड्स में। वही भारत की पहली बीमा कंपनी की बात की जाएगी तो ओरिएंटल बीमा कंपनी, जो कि सन 1818 में कलकत्ता में आई थी। अगला 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, बीमा अधिनियम की स्थापना कब हुई थी। देखिए जो बीमा अधिनियम था उसका कानून जो बना था, कोई भी कानून ये बीमा अधिनियम से लागू होता है, बीमा अधिनियम 1938 के तहत। लेकिन इसकी जो स्थापना की बात की जाए तो वो हुआ था 1 जुलाई 1939। ध्यान रहे विकल्प बहुत ही क्लोज होते हैं। जैसे विकल्प में रहेगा आपको 1 जून 1938,
1 जुलाई 1938। दूसरा और अगला विकल्प रहेगा 1 जुलाई 1939 और 1 जून 1939। तो आपको ध्यान देना है कि 1 जुलाई 1939, भले बीमा अधिनियम का जो कानून बना था बीमा अधिनियम 1938 कहलाता है, लेकिन इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1939 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, बीमा खरीदने के लिए हम कौन से दस्तावेज का प्रयोग करते हैं, मतलब कौन से दस्तावेज से हम बीमा की मांग करते हैं। जाहिर सी बात है प्रस्ताव पत्र यानी फॉर्म, जो फॉर्म के माध्यम से ही हम बीमा का आवेदन करते हैं। साथ ही ग्राहक की जो सारी जानकारी होती है वो कंपनी तक कैसे पहुंचती है, तो फॉर्म के माध्यम से, क्योंकि हम फॉर्म में जो भी डिटेल अपने बारे में भरे रहेंगे वो कंपनी में जाता है। इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग, जो भी कस्टमर के बारे में जो जानकारी है वो कैसे पहुंचेगा, तो प्रपोजल फॉर्म यानी प्रस्ताव पत्र के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, जिला फोरम पे कितने की सुनवाई होती है, तो जिला फोरम पे 20 लाख रुपए की सुनवाई होती है। आपको पहले ही बताया गया है कि जिला स्तर और लोकपाल दोनों के जो है 20 लाख रुपए तक का केस देखते हैं। अगर उससे ऊपर का केस है 20 लाख से 100 लाख तक है तो राज्य स्तर, और उससे ऊपर यानी राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल लेवल पे 100 लाख से ऊपर की सुनवाई होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन लेन देन परक उत्पाद है, यानी कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम जब मन तब आपको ले लिए और जब मन तब उसको जमा कर दिए। तो ये है बैंक में जब चाहे तब पैसा जमा कर सकते हैं या निकासी कर सकते हैं। बाकी बीमा, म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट में एक समय रहता है, उससे पहले आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रमेश किसी कंपनी में 25% बिक्री का जिम्मेदार था, उसकी मृत्यु से कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ है, कौन सी पॉलिसी उसके वित्तीय नुकसान की भरपाई करेगी। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो है आंसर है कीमैन बीमा पॉलिसी, जिसको प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी भी बोलते हैं। पहले आपको जानना जरूरी है कि प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी यानी कीमैन बीमा पॉलिसी क्या है। देखिए कीमैन शब्द से आप ऐसे नहीं समझिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि कीमैन बीमा पॉलिसी किसे कहते हैं, तो वो आदमी जिसके पास ताले की चाबी होती है, तो ये गलत आंसर है, इसको समझने की ज़रूरत है आपको। कीमैन बीमा पॉलिसी जो होती है वो विशेष रूप से व्यावसायिक बीमा के तहत आता है, यानी जहाँ भी अगर व्यवसाय से जुड़ा मामला है वहाँ पे अगर कोई पॉलिसी कार्य करेगी तो वो करेगी प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी यानी कीमैन बीमा पॉलिसी। किसी व्यवसाय में जुड़े रहने पे अगर उसका इंश्योरेंस होगा तो वो कीमैन बीमा पॉलिसी के तहत होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी बैंक का गार्ड है और वो बैंक की संपत्ति की देखभाल कर रहा है, अगर किसी कारण से अगर उसकी अक्षमता या उसकी मौत से यानी गार्ड की मौत से अगर बैंक को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो बीमा कंपनी जो है वो बैंक को उतने की रकम भरपाई करेगी, क्योंकि वो जो गार्ड है वो बैंक के लिए एक प्रमुख व्यक्ति है जो कि उसकी संपत्ति की देखभाल कर रहा है। जाहिर सी बात है उसके अलावा अगर उस बैंक में कार्य कर रहे जितने एम्प्लॉई हैं वो बैंक के लिए प्रमुख व्यक्ति बीमा है, तो बैंक चाहे तो उन व्यक्तियों का भी प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत बीमा करा सकता है। उसके लिए वो अगर बीमा कंपनी से मांग करेगा कि मेरे लिए ये प्रमुख व्यक्ति हैं, इनको बीमा चाहिए, तो जो बैंक को बीमा होगा वो कीमैन बीमा पॉलिसी के तहत होगा, क्योंकि वो किसी न किसी माध्यम से व्यावसायिक रूप से वो बैंक को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो कीमैन बीमा पॉलिसी प्रमुख रूप से व्यावसायिक लाभ के लिए ली जाती है, तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, एक व्यक्ति एक MWP पॉलिसी लिया है जिसमें न्यासी नियुक्त नहीं किया है और उसकी मृत्यु हो गई है, तो पैसा किसको मिलेगा। MWP मैंने बताया था, M मतलब मैरिज, W मैंने वोमेन और P मतलब प्रॉपर्टी, विवाहित महिला संपत्ति। ये अधिनियम जो है 1874 की धारा 6 के तहत लागू होता है, जिसमें अगर MWP पॉलिसी के तहत एक विवाहित पुरुष जो है इस पॉलिसी को लेता है, लेकिन पूरा होगा पॉलिसी के तब या उसकी मृत्यु होगी तब, ये सीधे जो लाभ है वो पत्नी और बच्चों को मिलता है, यानी उसके डिपेंडेंट यानी न्यासी को मिलता है। ये पॉलिसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, ये किसी भी प्रकार के लेनदार या देनदार से परे है, यानी
अगर किसी प्रकार की नीलामी होती है तो सारी संपत्ति उस व्यक्ति की जब्त हो जाएगी, लेकिन एमडब्ल्यूपी पॉलिसी को जब्त सरकार नहीं कर सकती है। तो काफ़ी लोग इस एमडब्ल्यूपी पॉलिसी को यूज कर रहे हैं अपने व्यावसायिक लाभ या अपने लाभ के लिए, क्योंकि ये पॉलिसी जो होगी किसी प्रकार से देनदारों से लेनदारों से परे होगी। तो उसने न्यासी नियुक्त नहीं किया और मृत्यु हो गया है, तो पैसा किसको मिलेगा? तो पैसा जो है उस राज्य सरकार के सरकारी न्यासी यानी स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो उसके लीगल जो डिपेंडेंट रहेंगे न्यासी, उनको वो पैसा दिया जाए, क्योंकि वो न्यासी नियुक्त नहीं किया है। प्रमुख न्यासी में, प्रथम न्यासी में पत्नी बच्चे होते हैं, अगर वो नहीं है तो उसके और जो करीबी रहेंगे उनको, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो उनके सरकारी गवर्नमेंट के तहत उसके जो डिपेंडेंट रहेंगे उनको पैसा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति परिपक्वता से पहले बॉन्ड सौंपता है, इसका मतलब क्या है? वो किस बात का निर्णय ले रहा है? तो इसका मतलब है कि वो पॉलिसी पूरा होने से पहले ही बॉन्ड ले जाके ऑफिस में जमा कर देता है। इसका मतलब क्या है कि वो पॉलिसी का समर्पण यानी सरेंडर करा रहा है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक बीमा कराया है जो उसे पसंद नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? तो वो फ्री लुक करा सकता है। फ्री लुक क्या है? फ्री लुक को मुक्त दर्शन अवधि या कूलिंग ऑफ पीरियड भी बोलते हैं। ये जो है वो आपका बॉन्ड प्राप्ति से 15 दिन के अंदर होता है। ये क्या है? जैसे आपको कोई पॉलिसी कराए, आपको पॉलिसी पसंद नहीं है, तो आप चाहें तो उसको जिस दिन आपको पॉलिसी दस्तावेज रिसीव्ड होता है उस दिन से 15 दिन की जो अवधि रहेगी उसके भीतर आप लिखित रूप से देके कंपनी में जाके उसको वापस करा सकते हैं। वापस कराएंगे तो आपको कुछ पैसे काट के, कुछ पैसे में जैसे स्टाम्प शुल्क या डाक खर्च वगैरह काट के पूरा का पूरा पैसा वापस हो जाता है। ध्यान रहे, एजेंट का कमीशन इसमें से नहीं कटता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या पैसा वापस होता है, तो कुछ शुल्क यानी स्टाम्प शुल्क और डाक खर्च काट के पूरा पैसा वापस हो जाता है, जिसके लिए आपको लिखित रूप से कंपनी को देना पड़ेगा। मौखिक रूप से आप बताने से आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना जो है जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा दोनों का लाभ प्रदान करती है? तो इसका उत्तर है स्वास्थ्य प्लस जीवन बीमा का कॉम्बो उत्पाद। कॉम्बो जो शब्द है वो कॉम्बो का मतलब होता है दो मिला हुआ, यानी ऐसा प्लान जिसमें स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा दोनों मिला हुआ है, वो पॉलिसी जो है वो कॉम्बो प्रोडक्ट जो है वो हमको जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा दोनों प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, क्या होगा अगर पॉलिसी दस्तावेज गुम हो जाता है? तो क्या होगा? तो इसका उत्तर सही है कि उपयुक्त कारण बताते हुए लिखित रूप से हम कंपनी में शिकायत करेंगे, जिससे कंपनी बिना अनुबंध प्रभावित हुए डुप्लिकेट दस्तावेज जारी कर देगी। मैं इसका मतलब है कि अगर आपका बॉन्ड भूल जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एप्लीकेशन देंगे लिखित कारण बताते हुए कैसे भूल गया, कंपनी आपको नया बॉन्ड डुप्लिकेट जारी कर देगी, जिसमें आपकी पॉलिसी पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है कि मुनाफा सहित का पर्यायवाची क्या है, मतलब सिमिलर शब्द क्या है? तो मुनाफा सहित को सहभागी या लाभ सहित बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको पार्टिसिपेंट प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसी पॉलिसी जो कि कंपनी के लाभ और हिस्सेदारी में आपका साथ रखती है, तो वो जो है सहभागी पॉलिसी यानी पार्टिसिपेंट पॉलिसी कहलाती हैं। उसका पर्यायवाची है लाभ सहित। अगला क्वेश्चन, किसी पॉलिसी में पहले से प्राप्त बोनस और नियत वर्षों के फलस्वरूप प्राप्त बोनस के परिणाम स्वरूप मिलने वाले बोनस को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं चक्रवृद्धि बोनस। यानी पहले से आपको बोनस प्राप्त, जो पॉलिसी में बोनस बन रहा है उसके साथ साथ अंतिम समय में जो आपको नियत वर्षों के बाद एक बोनस मिलेगा, दोनों बोनस जोड़ को क्या बनेगा उस बोनस को? तो उसका उत्तर है चक्रवृद्धि बोनस। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, यूलिप पॉलिसी में एनएवी का क्या मतलब है? यूलिप यानी शेयर वाली जो यूनिट लिंक पॉलिसीज होती हैं उसमें एनएवी का क्या मतलब होता है? एनएवी का फुल फॉर्म क्या होगा? यानी नेट एसेट वैल्यू, मतलब जो आप फंड खरीदे हैं उसका वैल्यू क्या है? तो इसका उत्तर सही है खरीदे गए फंड का बाजार मूल्य। अगला क्वेश्चन, अवधि बीमा यानी मियादी बीमा, इसको अंग्रेजी में टर्म प्लान बोलते हैं। ये क्या प्रदान करती है?
तो ये हमें केवल और केवल मृत्यु लाभ प्रदान करती है, यानी कस्टमर की डेथ हो जाएगी तो क्लेम मिलेगा, अगर पूरा होगा तो वो हमें कुछ उससे पैसा मैच्योरिटी नहीं मिलती। ये बहुत ही सस्ता प्लान है, बहुत कम पैसे में मिलता है। ये एक प्रकार का ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक प्लान है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाती है तो कौन से अतिरिक्त दस्तावेज की मांग की जाएगी। तो ध्यान देने की बात है कि अगर किसी प्रकार का कोई क्लेम होता है, मृत्यु होती है, तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर, ये सारे जो प्रमुख जो दस्तावेज हो मांगे जाते हैं। लेकिन अगर सड़क दुर्घटना मृत्यु हो जाएगी तो तहकीकात की रिपोर्ट यानी FIR और कहीं कहीं पोस्टमार्टम का भी आपका एडिशनल ये रिपोर्ट मांगा जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवन बीमा में बीमा योग्य हित का खुलासा करने का कर्तव्य कब होगा। यानी जीवन बीमा पॉलिसी में आप कब इसका खुलासा करेंगे कि आपके और जिसके लिए आप बीमा की आवेदन कर रहे हैं उसके बीच बीमा योग्य हित यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं। तो ये होता है शुरू में, केवल पॉलिसी के आरंभ में। जैसे अगर ये नियम है कि आप उसी के लिए बीमा का आवेदन कर सकते हैं एज ए प्रपोजर जिसके और आपके बीच में बीमा हित बनता है, यानी आप उस व्यक्ति के लिए प्रस्तावक बन सकते हैं जिसके और आपके बीच में बीमा हित बनता है। ये कहाँ कहाँ बनता है, तो पहले ये पति पत्नी के बीच में बनता है, माता पिता बच्चों के बीच में बनता है, यानी माता पिता चाहें तो बच्चों का बीमा ले सकते हैं, बच्चे चाहें तो माता पिता का, और लेनदार देनदार में बनता है, साझेदारों में बनता है, मतलब इन्हीं लोगों के बीच में बीमा योग्य हित बनता है। अगर आप एक मित्र के लिए बीमा के आवेदन करना चाहेंगे तो वो नहीं संभव है, अगर आप अपने भाई के लिए बीमा का आवेदन करना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। तो कुल मिला के आप उन्हीं के लिए कर सकते हैं जिसके और आपके बीच में बीमा योग्य हित मौजूद है। तो जीवन बीमा पॉलिसी में ये आरंभ में ही हमको घोषणा करना होता है, खुलासा करना होता है कि हमारे और उनके बीच में बीमा योग्य हित है, किस प्रकार से है जिसका आप घोषणा करेंगे। ध्यान दीजिए, जीवन बीमा में अंत में ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अंत में अगर क्लेम होता है तो सीधे नॉमिनी को पैसा दे दिया जाता है। साथ ही अगर संपत्ति बीमा की बात की जाए तो आरंभ और दावा दोनों समय होता है, यानी अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो उस समय भी आपको वो बीमा हित का खुलासा करना पड़ेगा, और शुरू में बीमा कराते समय गाड़ी का भी आपको दिखाना पड़ेगा कि ये गाड़ी किसकी है और कैसे है। और एक और क्वेश्चन आ सकता है इससे, मरीन बीमा, यानी जो समुद्री बीमा होता है उसमें कब खुलासा करने का कर्तव्य होता है, तो केवल अंत में, शुरू में ज़रूरत उसका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति बैंक में धन निवेश किया है तो वो किस फंड का चयन किया है। देखिए 4 फंड होते हैं, नीचे लिखा है। पहला होता है इक्विटी फंड, जिसमें कुल धन को शेयर में निवेश किया जाता है, पूरा का पूरा धन इक्विटी मार्केट में जाएगा। अगला फंड है ऋण फंड, जिसको डेब्ट फंड भी बोलेंगे, इसमें बैंक बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट रहेगा। अगला है बैलेंस फंड, इसमें इक्विटी फंड और ऋण फंड यानी दोनों का संयुक्त रूप से मिलकर रहेगा, दोनों मिलकर इसमें निवेश होंगे। अगला है मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड में इसमें सरकारी बॉन्ड वगैरह और ट्रेजरी बिल वगैरह का जमा राशि प्रमाण पत्र, ये जो उपकरण है वो आते हैं। तो इससे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे कि जैसे ऊपर लिखा है कि कोई व्यक्ति बैंक में धन जमा किया है तो कौन सा फंड है, तो बैंक जो आता है वो ऋण फंड यानी डेब्ट फंड के तहत आता है। या ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एक व्यक्ति ने मनी मार्केट फंड का चयन किया है तो निम्न में से कौन सा उपकरण मनी मार्केट फंड के तहत आएगा, और उसमें एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन में दे देगा, ट्रेजरी बिल एक रहेगा और बाकी बैंक फिक्स डिपॉजिट ऐसे कर देगा, तो आपको लगाना रहेगा उस हिसाब से। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि किस फंड के तहत कौन से उपकरण आते हैं। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बीमा क्षेत्र की देखरेख IRDA करता है, बैंकों की निगरानी रिजर्व बैंक करता है, और पूंजी बाजार को सेबी करता है। ये पूछता है एग्जाम में कौन इसका नियामक जो है, जैसे अगर आपसे पूछता है कि बीमा का नियामक अथॉरिटी कौन है, तो IRDA यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। अगर बैंकों की बात की जाएगी तो वहाँ पे RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी देखरेख या निगरानी करता है। और अगर कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार की बात की जाए तो सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड इसकी
जिम्मेदारी और देखरेख का करता है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीमा का राष्ट्रीयकरण। तो बीमा का नेशनलाइजेशन जो हुआ वो 1 सितंबर 1956 को हुआ, जब LIC की स्थापना हुई। आपको पता है कि उससे पहले 1 सितंबर 1956 से पहले बहुत सारी कंपनियां थी जो बीमा का व्यवसाय कर रही थी। तो सारी कंपनियों को मिला के जब नेशनलाइजेशन हुआ तो एक कंपनी बनाया गया जिसका नाम पड़ा जीवन बीमा निगम, जो सन 2000 तक एकमात्र कंपनी थी जो बीमा का व्यवसाय कर रही थी। आगे आके जब सन 2000 में IRDA की स्थापना हुई तब से बीमा को निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया, तब से सारी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। अगला इम्पोर्टेंट है टॉपिक नैतिक जोखिम। नैतिक जोखिम क्या है? तो नैतिक जोखिम यानी झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी, इस तरह के जो व्यवहार आएंगे वो नैतिक जोखिम के तहत आते हैं। नैतिक जोखिम का मतलब होता है बीमा के शब्द में कि बीमा खरीदने के बाद ग्राहक का व्यवहार बदल जाना जिससे नुकसान की संभावना हो। मतलब बीमा खरीदने के बाद आप ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपको नुकसान की संभावना हो, तो ये बीमा के तहत नैतिक जोखिम के तहत आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि जॉन नाम का व्यक्ति है, वो हाल ही में ऐसे स्थान पे अभियान में जाने का फैसला लिया है जो पृथ्वी का खतरनाक स्थल माना जाता है, और अतीत में यानी पूर्व में उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अभी बीमा हाल ही में कराए हैं तो जाने के लिए तैयार हैं। तो ये एक प्रकार का नैतिक जोखिम है, क्योंकि पहले उन्होंने मना कर दिया और बीमा करा लिए तो सोच रहे हैं कि अब तो कोई बात नहीं, हम तो बीमा करा लिए हैं, अगर कोई बात होगा तो कंपनी से क्लेम मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार का नैतिक जोखिम है, क्योंकि खरीदने के बाद उनका व्यवहार जो है बदल गया है, जहाँ पे नुकसान की संभावना हो सकती है। अगला जोखिम जो है वो दुर्घटना जोखिम। ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये एक प्रकार का व्यवसायिक जोखिम है। जैसे आप ऐसा कौन सा, सारे लोग व्यवसाय करते हैं, फॉर्म में बताना होता है कि आप कौन से व्यवसाय करते हैं, तो उस व्यवसाय के तहत दुर्घटना होने की संभावना है या नहीं। तो दुर्घटना जोखिम में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? तो जैसे सर्कस के कलाकार हो गए, कलाकारी में उनको दुर्घटना होने का संभावना होता है। मचान पर काम करने वाले जो लोग जो ऊपर काम करते हैं, और फिल्म में स्टंट करने वाले कलाकार हैं, उनको भी खतरा होता है। या इम्पोर्टेंट है, एक और शब्द आता है आपको, विध्वंसक विशेषज्ञ, यानी ऐसे लोग जो बम डिस्पोज वगैरह करने का कार्य करते हैं, तो वहाँ पे भी खतरा होता है। तो ये सारे जो व्यवसाय आते हैं वो दुर्घटना जोखिम के तहत आते हैं। अगला जो शब्द है वो है स्वास्थ्य जोखिम। ऐसे कौन से व्यवसाय हैं जिसमें स्वास्थ्य जोखिम होने की संभावना है? तो इसमें आते हैं रिक्शा चालक, यानी जैसे रिक्शा चलाने से फेफड़े पर असर पड़ता है तो जिससे स्वास्थ्य खतरा हो सकता है, तो रिक्शा चालक आते हैं। धूल या खनन में काम करने वाले लोग आते हैं, सुरंग में काम करने वाले लोग आते हैं, या अत्यधिक शोरगुल में वातावरण में काम करने वाले लोग भी इसके तहत आते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर से कोई ज़्यादा चिपक के बैठ के कार्य कर रहा है तो भी स्वास्थ्य जोखिम के तहत आएगा। तो इस तरह से व्यवसायिक जोखिम के तहत ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में पूछ सकता है एक रिक्शा चालक किस जोखिम के श्रेणी में आते हैं, और आपको ऑप्शन में मिलेगा स्वास्थ्य जोखिम, दुर्घटना जोखिम, नैतिक जोखिम, इस तरह से आपको विकल्प मिलेंगे। तो आपको स्वास्थ्य जोखिम लगाना है। या ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यवसाय जो है वो दुर्घटना जोखिम के तहत आएगा, तो उसमें आपको रिक्शा चालक, धूल, सर्कस के कलाकार ऐसे लिख सकता है, तो आपको उसके तहत आंसर देना होता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे एक और आता है जिसमें ये पूछता है कि एक व्यक्ति है, निम्न में से किस परिदृश्य में बहुत ज़्यादा जोखिम होने की संभावना है, कौन से व्यवसाय के तहत? जिसमें एक ऑप्शन में आपको सर्कस का कलाकार लिख देगा और दूसरा लिख देगा नेता का अंगरक्षक, और कुछ आपको दो विकल्प और मिलेंगे। मुख्य रूप से ये दो विकल्प रहेंगे। तो यहाँ पे आपको उत्तर लगाना रहेगा नेता का अंगरक्षक, क्योंकि नेता का जो अंगरक्षक होता है उसको ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा रखता है, तो वहाँ पे खतरे होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से आज का आपका जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। फिर अगला हम सेट लाएंगे, उसमें आपको आगे का बताएंगे हम।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।